अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 13। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हम बार बार पीछे पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया। ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर। हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे कितने ब्लॉक्स हैं? 4। इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन 4, तो अगर 4 से कम हो तो हमने देखा था कि 4 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज़ होते हैं। 4 से ज़्यादा हो तो गेन होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? लूज इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस। ऑप्शन ए। इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज ग्रेटर देन 4, तो अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे? गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कन्फिगरेशन। सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकंड पीरियड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। इन अ पीरियड द मेटालिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स का जो मेटालिक करेक्टर पीरियड में हमने देखा था कि डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे नॉन मेटल्स होती हैं। स्टेबल कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन। उस पे ये हमने देखा था कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स यानी जो 16 और 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। यानी कि हमारे पास ये होगा ऑप्शन 16, ऑप्शन ए। एलिमेंट सीरीज फॉलिंग आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। एलिमेंट फॉलिंग आफ्टर एटॉमिक नंबर 89 उनको बोला जाता है एक्टिनाइड्स। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट। आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो हमें किसके बारे में? इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट 3p4 इट बिलोंग्स टू, यानी 3p4 है तो इसके लास्ट पे देखें p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यानी इसमें 3p है तो यहाँ पे हो सकता है कोई sp हो। तो ये पीरियड नंबर यहाँ पे ब्लॉक के बारे में हमने बताना है, क्योंकि देखें 4 है ना, तो इस 3p के अलावा यहाँ पे 3sp हो सकता है। तो यहाँ पे उससे हमें ये आइडिया नहीं हो रहा कि यहाँ पे इसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पीरियड 3 लिखा होता तो इट्स मीन कि ये पीरियड 3 से ताल्लुक़ रखता, लेकिन यहाँ पे जस्ट p लास्ट पे आता है। इट्स मीन कि यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहे हैं? ब्लॉक के बारे में। ऑप्शन सी। एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 16 हैज़ चार्ज ऑफ फाइन। 16 के बारे में हमने देखा था कि ये जो 10 के बाद ग्रुप्स होते हैं उनमें से हमने यानी 10 को माइनस करके इसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब उसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो -2 चार्ज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन अ पीरियड में डिक्रीज होता है, क्योंकि हमने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में क्या चीज़ ट्रू है? ये किधर इंक्रीज होती है? उसमें इट इंक्रीजेज एनर्जी इज रिलीज। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब आयनाइजेशन होती है तो वहाँ पे एनर्जी जज़ब होती है। ठीक है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, यानी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी वहाँ पे ऐड की जाती है, तो इस वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? आयनाइजेशन डिक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नो, यहाँ पे यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि उनके साइजेस कम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेटालिक। इनमें से हम टॉप टू बॉटम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा जो है टॉप टू बॉटम अगर देखें तो पोटाशियम ऊपर से नीचे सबसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे पोटाशियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि इनका अगर देखें तो ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, लिथियम के नीचे सोडियम और सोडियम के नीचे पोटाशियम, तो एल्यूमिनियम तो इधर आगे होता है। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? पोटाशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? लिथियम इज मोर मेटालिक देन सोडियम। यहाँ पे नहीं, लिथियम नहीं है बल्कि सोडियम मोर मेटालिक देन पोटाशियम। सोडियम इज मोर मेटालिक देन एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन जो है वो क्लियर वो होगा, क्योंकि सोडियम शुरू में आ रहा है तो लेफ्ट एल्यूमिनियम आगे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं सोडियम तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट क्या है? डिक्रीज होती है। इस वजह से सोडियम जो है वो मोर मेटालिक है देन एल्यूमिनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। इनमें से कौन सा रिएक्टिव है? फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर एंड फ्लोरीन। यहाँ पे हम देखें इनको इसका पहले हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इनको शो करते हैं। ठीक है,
सबसे टॉप पे हमारे पास फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, ठीक है। तो उसके बाद इधर होता है सल्फर और इधर होता है फास्फोरस, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट हम जाते होते हैं, रिएक्टिविटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ होती है रिएक्टिविटी, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। तो इट्स मीन कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय पीरियड ग्रुप्स इन ऑफ द पीरियडिक टेबल। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी के शुरू में जो हमने शुरू के टॉपिक में पढ़ा था, ये देखें पीरियड्स क्या हैं और ग्रुप्स क्या हैं। व्हाट इज़ जनरल ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड बताना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा जो है क्वेश्चन है। जो आयनाइजेशन एनर्जी जो पढ़ी थी हमने, यहाँ पे है ये पेज नंबर 117 पे, उसका ट्रेंड ग्रुप्स और पीरियड्स में लिखना है, ठीक है। वाई डज साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज रेगुलरली इन अ पीरियड। साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये पेज नंबर 116 पे मेंशन है, उसके रीज़न। उसके बाद वाई इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन हाईएस्ट इन पीरियडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फिर ये पीरियड में हाईएस्ट क्यों है यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत कम हो जाता है। साइज़ के कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो टाइटली खींचता है। उसके बाद व्हाट इज़ मेटेलिक करेक्टर, और उसके बाद ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है ग्रुप में और डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर की डेफिनेशन और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की रीज़न, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद सपोज एन एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। ये हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, एटॉमिक 122 पे 11 है, तो उसकी किस तरह से हमें सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। वाई पोटाशियम इज़ मोर मेटेलिक देन सोडियम। पोटाशियम सोडियम के निस्बत मोर मेटेलिक क्यों है, ये आप मेटेलिक के केस में भी जो मेटेलिक करेक्टर आप मैं पीछे से आपको उस पर बता देती हूँ पीरियडिक टेबल से। ये देखें, वो सोडियम ऊपर है और पोटाशियम नीचे है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा है कि मेटेलिक जो करेक्टर का ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो पोटाशियम नीचे आ रहा है, सोडियम ऊपर आ रहा है। इसी वजह से पोटाशियम जो है वो मोर मेटेलिक है देन सोडियम। उसके बाद सोडियम इज़ मोर मेटेलिक देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम आगे है और सोडियम पीछे है, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोडियम ज़्यादा मेटेलिक है किसकी निस्बत, मैग्नीशियम की निस्बत। उसके बाद व्हाट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था। वाई केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी मेंशन है वहाँ पे कि क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्यों डिक्रीज़ हो रही है। वाई बिगर साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर मोर मेटेलिक देन दैट ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। ये भी हमने मेटेलिक करेक्टर में पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज होता है। साइज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के लिए ये ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। इसी वजह से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मेटेलिक होते हैं बनिस्बत टॉप वाले एलिमेंट्स के। होते वो भी मेटेलिक हैं बट ज़्यादा मेटेलिक नेचर होती है नीचे वाले एलिमेंट्स की, जो पीरियडिक टेबल जिनका साइज ज़्यादा है। डू ऑल एल्कली मेटल्स हैव द सेम केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्टिविटी, यह हमने पढ़ा था कि जितनी भी एल्कली मेटल्स होती हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी मतलब इस सेंस में सेम है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, बट टॉप टू बॉटम ओवरऑल जो उनकी स्पीड है या उनकी नेचर है वो चेंज हो रही होती है। टॉप टू बॉटम उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ एन एलिमेंट इज़ प्लेस टू अ ब्लॉक डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये भी हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के एलिमेंट्स को आगे ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये पेज नंबर 110 के ऊपर ये टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि जब लास्ट सब शेलो एस हो तो एस ब्लॉक, इसी तरह पी हो तो पी ब्लॉक। हाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गाइड अस टू आइडेंटिफाई ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, ये भी यही टॉपिक है, इसमें दोनों का आंसर हो जाएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट 3s2 3p6 डिटरमाइन इट्स पीरियड, यानी कि ये सिंपल सी उन्होंने वही दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, तो आपने वही जो इधर ऊपर टेक्निक्स बताई हुई हैं वही चीज़ें आपने इस पर अप्लाई करके उसके पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है। ग्रुप नंबर 15 16 17 बिलोंग टू पी ब्लॉक, डिटरमाइन द चार्ज ऑफ एन आयन। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इसके चार्ज का हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पेज नंबर 113 के ऊपर ये कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था, यहाँ से आप इसको नॉलेज ले सकते हैं। वाई इज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 फॉर्म यूनिपॉजिटिव, ठीक है। ग्रुप 1 के
यूनी पॉजिटिव क्यों बनाते हैं और ग्रुप 2 के डाई पॉजिटिव क्यों बनाते हैं, इसकी भी बार बार हम पूरे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट में एक ही शेल होता है, वो उसी शेल को रिलीज़ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके अपना आउटरमोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आयनाइजेशन एनर्जी, और उसको आयनाइजेशन एनर्जी की डिटेल पूरा ये कंप्लीट टॉपिक है पेज नंबर 117 के ऊपर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसका कंप्लीट ट्रेंड, ये भी पेज नंबर 17 और फिर आगे पेज नंबर 118 के ऊपर कंप्लीट इसकी डिटेल, रीज़न, सारा कुछ। तो जब भी आप पेपर में क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसका ट्रेंड छोटे छोटे पॉइंट्स में बना के कि वो ट्रेंड क्या है, और फिर ट्रेंड को या अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी क्या रीज़न है, या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ सबको डिटेल में डिस्कस किया। तो याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक पे मेंशन है इसी यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसके अलावा भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन जो है वो लिख लिया करें, या बुक के ऊपर लेड पेंसिल से मेंशन कर लिया करें, ताकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ से आप उस टॉपिक को, उस चीज़ को सही करके पढ़ते हैं कि ये इससे यहाँ से ये MCQs आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।